हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक केवीएस पीजीटी टीजीटी पीआरटी एग्जाम। ये मैंने चैनल केवीएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए ये वीडियो बनाया है और इसमें मैं आप जानते हैं कि बेस जो है पीजीटी बायोलॉजी का क्लास 11-12 की एनसीईआरटी बायोलॉजी है और उसका आपको कई बार रिवीजन करना है। इसीलिए मैंने सुपर फास्ट तरीके से चैप्टर्स को रिवाइज कराया है ताकि आप कई बार उसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपको बहुत सारे लगभग 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल साइकिल। जब सिंगल सेल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की साइकिल्स होती हैं, यानी कि सेल डिवीजन होता है, ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो सिंगल सेल क्या हो जाता है, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, यानी कि पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है। यानी जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ स्टार्ट होती है सिंगल सेल जायगोट से। ठीक है, सेल डिवीजन, सेल डीएनए रेप्लिकेशन हो और ओवरऑल ऑफ सेल ग्रोथ बोले, ये जो है एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। ये इंश्योर करने के लिए होती है कि जो सेल डिवीजन होगा वो करेक्ट होना चाहिए और प्रोजेनी जो बने उनमें जो भी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो वो बिल्कुल करेक्ट हो और फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट प्रोजेनी सेल्स हो। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद मेच्योरिटी बट इट इज कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, कॉन्टिन्यू रहता है। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक्चुअली ये स्टेजेस हैं या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिससे कि सेल को गुजरना होता है। अब एक सेल डिवीजन से दूसरी सेल डिवीजन होती है, इसे सेल साइकिल बोलते हैं या तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बोल सकते हैं। इनमें क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं? सेल का जीनोम डुप्लीकेट होता है, जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या अदर ऑर्गेनेलीज हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और इवेंचुअली सेल जो है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। सेल साइकिल जो है उसमें साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कॉन्टिन्यूअस होता है और जो डीएनए सिंथेसिस होती है वो स्पेसिफिक स्टेज में होती है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में आ जाए, जो फेजेस ऑफ सेल साइकिल है, जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल है उसमें जो उसको कैसे आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ह्यूमन सेल कल्चर देखें तो आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं। जो ह्यूमन सेल है वो डिवाइड होती है, हर एक 24 घंटे में डिवाइड होती है। उसमें से भी जो 23 घंटे है वो उसमें इंटरफेस डिवीजन ही होता रहता है और जो माइटोसिस डिवीजन है वो लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। जो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, टाइप टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में अलग अलग होता है। ईस्ट सेल की सेल साइकिल 90 मिनट्स की होती है। सेल साइकिल में 2 बेसिक स्टेजेस होती हैं, 2 बेसिक फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज जिसे प्रिपरेशन पीरियड भी बोलते हैं, एक होता है एम फेज जिसे माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। इंटरफेज जो है ये क्या है? ये 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का लैप है, जगह है। ठीक है, ये 95% ऑफ जितनी भी सेल साइकिल में 2 चीजें हैं, इंटरफेज और एम फेज। ठीक है, ये जो इंटरफेज है ये 95% ड्यूरेशन इंटरफेस ही होता रहता है। जैसे कि अभी आपको बताया 23 आवर जो इंटरफेज होगा, 1 आवर जो है वो सेल डिवीजन होगा यानी एम फेज होगा। और जो एम फेज है ये एक्चुअल सेल डिवीजन है जिसमें आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज डिवीजन होता है। ये जो है इसमें स्टार्ट्स विद न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट होगा। इस न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और एंड होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के साथ में। ठीक है, रेस्टिंग फेज जो है ये सेल प्रिपेयर्स फॉर सेल, ये इंटरफेज को रेस्टिंग फेज कहा जाता है। एक्चुअली में ये प्रिपरेटरी पीरियड है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, हर तरीके की तैयारी करता है ताकि वो डिवाइड हो सके। ह्यूमन सेल्स जो है हर 24 घंटे में डिवाइड होती हैं, जिसमें से इंटरफेज का 23 आवर्स है जो कि 95% ऑफ टाइम को कवर कर लेता है और माइटोसिस 1 आवर। इंटरफेज में ये जो आपके G1 फेज, S फेज और G2 फेज होते हैं। इंटरफेज में गैप 1, इसे ग्रोथ फेज नहीं है, ये गैप 1 है। S फेज इज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज इज गैप 2। माइटोसिस जो है, माइटोसिस के बाद इसमें क्या क्या हो रहा है? माइटोसिस के बाद सबसे पहले जो आता है वो होता है G1 फेज यानी गैप 1 फेज और उसके बाद डीएनए सिंथेसिस फेज यानी S फेज आता है। S फेज के बाद G2 फेज आता है, G2 फेज के बाद फिर माइटोसिस आता है। तो इस तरीके की साइकिल इसकी बनती रहती है, ये आप कर चुके हैं एनसीईआरटी में। तो G1 इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए सिंथेसिस। इसमें होता क्या क्या है? सेल बहुत ही एक्टिव होता है मेटाबॉलिकली और कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, सेल ग्रोथ होता है, नॉर्मली ग्रो करता है, मेटाबॉलिज्म होता है और ज्यादातर ऑर्गेनेलीज यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाते हैं।
एस फेज में आ जाए, एस फेज सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए सिंथेसिस होते हैं, क्रोमोसोम सिंथेसिस या रेप्लिकेट होता है। जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो एक्चुअली में डबल हो जाता है। सेल के क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर अमाउंट 2C है पहले, तो बाद में वो 4C हो जाएगा। और अगर हम इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो पहले भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, एस फेज में भी 2n नंबर ऑफ ही रहेंगे और G2 में भी 2n नंबर ही क्रोमोसोम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम G2 फेज में आ जाए, यानी गैप 2। इसमें सेल ग्रोथ होती है, कंटिन्यू होती रहती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो भी नेसेसरी है सेल डिवीजन के लिए वो होती है, माइटोसिस के लिए, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो होती ही रहती है। एनिमल सेल्स में एस फेज जो में क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, और हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है जो कि डीएनए के साथ बहुत जरूरी है। अगर हम अनियन रूट टिप का एग्जांपल लें, अनियन रूट टिप में जब माइटोसिस होती है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर अनियन सेल में कितने होते हैं, 16। G1 फेज में भी 16 रहेगा, एस में भी 16 रहेगा, G2 में भी 16 रहेगा, और आफ्टर एम फेज भी 16 की दो जो है इसमें सेल्स बनेंगी। डीएनए कंटेंट जो है वो 2C होगा, 4C होगा, बाद में भी 4C होगा, और उसके बाद दो सेल्स बन जाएंगी 2C की। ठीक है, एडल्ट एनिमल सेल में जो है डिवीजन नहीं होता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें एडल्ट एनिमल सेल्स में डिवीजन नहीं होता, उन सेल्स में, जैसे कि हार्ट सेल्स और न्यूरॉन्स में। ये कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ओकेजनली डिवाइड करती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जो लॉस सेल्स को रिप्लेस करती हैं और फर्दर डिवाइड नहीं होती, यानी सेल डिफरेंशिएट हो जाती हैं। जो सेल में डिवीजन नहीं होता है, यानी जो सेल्स जो हैं सेल डिफरेंशिएट होती हैं और वो G1 फेज में नहीं जाती हैं, तो वो माइटोसिस से एग्जिट कर जाती हैं। वो किस फेज में चली जाती हैं, वो G0 फेज में चली जाती हैं, जिसे क्विसेंट स्टेज भी करते हैं, इनएक्टिव स्टेज भी बोलते हैं, जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव होती हैं। ठीक है, ये सेल्स जो है Q1 जो G0 फेज की सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, और लेकिन प्रोलिफरेट नहीं होती हैं अनलेस की कंडीशन कोई अराइज ना हो। एम फेज में आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज मानी जाती है पूरे माइटोसिस की। ये इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, वो अनटेंगल्ड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 2 क्रोमेटिड होते हैं, बीच में सेंट्रोमेयर होता है। ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड अटैच कहां से होते हैं, सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। तो ये प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है। इसमें जो है सेंट्रोजोम या जिसे सेंट्रियोल बोलते हैं, सेंट्रोजोम कंटेन 2 सेंट्रियोल्स, वो डुप्लीकेट होते हैं और मूव टुवर्ड्स कहां, अपोजिट पोल जो है सेल्स के उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जो हर सेंट्रोजोम है या सेंट्रियोल बोले वो रेडिएट आउट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, जिन्हें एस्टर्स भी बोला जाता है। और स्पिंडल फाइबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है। एस्टर्स को दो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर को मिलाकर बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस। एट द एंड इस स्टेज में क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज में आ जाए, इसमें अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम का। सबको पता है अलाइनमेंट किसमें, इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ अलाइनमेंट करते हैं, जिसे मेटाफेजिक प्लेट भी कहा जाता है। इसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का हो चुका होता है और क्रोमोसोम स्प्रेड हो जाते हैं, कहां पर, आपके साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट हो जाता है पूरी तरीके से, और इतना ज्यादा कंडेंस, हाईली कंडेंस्ड होता है ताकि वो माइक्रोस्कोप में आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे जो बेस्ट स्टडीड होती है वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम की ही होती है अंडर माइक्रोस्कोप। सेंट्रोमेयर इस तरीके से और 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स इजिली विजिबल, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम है। इसके बाद यहां पर जो सेंट्रोमेयर होता है उसमें स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं उसकी सरफेस पे सेंट्रोमेयर के, उसे काइनेटोकोर बोलते हैं। ये स्पिंडल फाइबर से ही बनते हैं और ये साइट ऑफ अटैचमेंट है, इसमें स्पिंडल फाइबर इसी से अटैच होते हैं, इस तरीके से इसी से अटैच होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल, इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं एंड गेट अलाइन टू द मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो जाते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर एट बोथ द पोल्स। ये देखिए दोनों तरफ स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए और ये मेटाफेजिक प्लेट में आपके अटैच हो गए हैं। एनाफेज स्टेज में आ जाए, एनाफेज में हर जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेजिक प्लेज में जो क्रोमोसोम है वो स्प्लिट हो जाता है, साइमल्टेनियसली सारे एक साथ स्प्लिट होते हैं और मूव अवे कहां, इक्वेटोरियल प्लेट से दूर होने की कोशिश करते हैं। कौन खींचता है उन्हें, ये स्पिंडल फाइबर्स इन्हें खींचते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स खींचते हैं। 2 डॉटर क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं आगे चल के, और ये माइग्रेट करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ, ये अपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। ये आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम है जो कि ट्रेलिंग बिहाइंड रहता है
है और सेंट्रोमेयर जो है ये हर क्रोमोसोम का डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल की तरफ डायरेक्ट रहते हैं। इसकी बात ध्यान रखेंगे, लीडिंग एज इसे बोलते हैं। इसके बाद सेंट्रोमेयर जो है स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं और मूव टुवर्ड्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। टेलोफेज में आ जाए, टेलोफेज में क्रोमोसोम इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की और क्रोमोसोम जो है एट रेस्पेक्टिव प्लेस में पहुंच जाते हैं, पोल्स में पहुंच जाते हैं, वहां डिकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वापस में उनमें इलोंगेशन शुरू हो जाता है और वो अपनी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व कर देते हैं, लूज कर देते हैं और एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट फिर से उन्हें क्रोमेटिन नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम आप नहीं देख पाएंगे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन थ्रेड, इसमें कन्वर्ट हो गए और 2 पोल में कलेक्ट हो गए। फिर उन 2 पोल्स में क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर एनवेलप बननी शुरू हो जाएगी अराउंड क्रोमेटिन मटेरियल और फिर आपका फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई पहले बनेंगी। डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद उनमें न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिसअपियर हो चुका था प्रोफेज में वो वापस रीअपियर हो जाएगा। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। अब न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, अब डॉटर सेल्स बनने के लिए साइटोप्लाज्म भी उनके ऊपर आएगा। सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स यहां पर होगा। ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस होती है और सेल डिवाइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में सेल फरो बनता है, जैसे कि मैं आप पढ़ चुके हैं पहले भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीपन होती है और सेल डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल जो है वो उसमें साइटोकाइनेसिस डिफरेंट तरीके से होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है सेंटर में, किस प्रिकर्सर से, सेल प्लेट के प्रिकर्सर से सेल बनना शुरू होती है, सेल प्लेट बीच में बनना शुरू होती है जो कि धीमे धीमे बनते बनते सेल मिडिल लैमेला में कन्वर्ट हो जाती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। किसके बीच में? 2 एडजेसेंट सेल्स के बीच में, वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कैरियोकाइनेसिस जो है वो साइटोकाइनेसिस उसके बाद नहीं होती, नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। जब कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, डॉटर सेल्स नहीं बनी, तो ये क्या फॉर्मेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंस्टियम। सिंस्टियम क्या होता है, जिसका एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, जिसमें कि ढेरों, सैकड़ों, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सेंटर से, फिर वो ग्रो धीमे धीमे ग्रो होते होते बाहर की तरफ होता है, लेटरल वॉल्स में जाकर मिलकर और एक सेल को 2 में डिवाइड कर देता है। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में आ जाए, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि ये 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। माइटोसिस जो है रिस्ट्रिक्टेड है डिप्लॉइड सेल्स ओनली, केवल डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है माइटोसिस। कुछ लोअर प्लांट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड सेल हैं, उनमें भी माइटोसिस हो सकता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है कंजर्व रहते हैं डॉटर सेल्स में, अगर 2n है तो जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें भी 2n होता है। माइटोसिस जो है एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं जिनका आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है, यानी डॉटर सेल्स और पेरेंट के जेनेटिक कंप्लीमेंट सेम होता है, 2n है तो 2n ही रहेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होती है। सेल ग्रोथ जो होती है ड्यू टू द माइटोसिस, और ये जो जब सेल ग्रो करने लगती है, जरूरत से ज्यादा ग्रो करने लगती है तो क्या होता है, उसका जो रेशियो होता है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेल फर्दर डिवाइड होती है। किस चीज को मेंटेन करने के लिए? टू मेंटेन और टू रिस्टोर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन माइटोसिस का है सेल रिपेयर में। कुछ सेल्स एनिमल की ऐसी होती हैं जिनको कॉन्स्टेंटली रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है, जैसे अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस सेल, सेल लाइनिंग ऑफ गट हो गया और ब्लड वेसल्स की सेल लाइनिंग हो गई। प्लांट में जो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ होती है वो माइटोटिक डिवीजन के कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रेजेंस के कारण होती है। वो कहां प्रेजेंट होते हैं? एपिकल कैम्बियम एंड लेटरल कैम्बियम में। मियोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होता है। इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में होता है तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ये ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होते हैं? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण होते हैं विद कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या बन जाता है? डिप्लॉइड ऑफस्प्रिंग हो जाता है। जब ये जो है मैच्योर होता है और जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अगेन इट फॉर्म्स गैमेट्स। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उनमें ही जो है वो मियोसिस होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। और इससे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं जो कि क्या होते हैं? हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होती हैं।
मियोसिस क्या इंश्योर करता है? प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और जब फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का तो वो वापस अपनी डिप्लॉइड 2n स्टेज को जो है रिस्टोर कर लेते हैं। प्लांट और एनिमल्स में मियोसिस होता है तो क्या बनता है? गैमेट्स बनता है, यानी गैमेटोजेनेसिस के समय होता है और इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। मियोसिस की 2 स्टेजेस हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस की ये 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स हैं न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, जिनमें लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही साइकिल में होता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टेलोफेज फर्स्ट होता है, फिर इंटरकाइनेसिस होता है। मेटाफेज फर्स्ट और मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में क्या होता है? इंटरकाइनेसिस, जो कि शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। प्रोफेज सेकंड आ जाता है, मेटाफेज सेकंड आ जाता है, एनाफेज सेकंड आ जाता है एंड फाइनली टेलोफेज सेकंड। यानी 2n डिप्लॉयड स्टेट ऑफ सेल्स लेकर चलते हैं। इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, 2 डॉटर सेल्स बनी। ये मियोसिस फर्स्ट की कंडीशन है। मियोसिस सेकंड में अगेन ये इक्वेशनल बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। इसमें एक सेल से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की 2 डॉटर सेल्स बन गए, एक सेल से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की 2 डॉटर सेल्स। तो यानी ओवरऑल रिजल्ट देखें तो 2n नंबर ऑफ सेल्स से कितनी हैप्लॉइड सेल्स बनी? 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। मियोसिस इन्वॉल्व करता है क्या? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो एक जैसे क्रोमोसोम दिखते हैं वो उनकी पेयरिंग होती है। और क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड और दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं वो आपस में एक जगह से ज्वाइंट होती हैं और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती हैं, जिससे कि रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं इसे। मियोसिस फर्स्ट जो है, इसमें जो स्टेजेस हैं उसमें प्रोफेज 1 जो है वो सबसे लॉन्गर होता है और सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रोफेज फर्स्ट की अपनी 5 स्टेजेस हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। LZP डिप दिया ऐसे करके आप लर्न कर सकते हैं। लिजिप, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है? प्रोफेज फर्स्ट स्टेज की जो लेप्टोटीन सब स्टेज है, इसमें क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होने लगते हैं माइक्रोस्कोप में बिल्कुल थ्रेड की तरह, और कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू, वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाइगोटीन में क्रोमोसोम जो है पेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में एक साथ आ जाते हैं, थ्रेड जैसे ही है लेकिन आपस में पास में आ जाते हैं। इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, यानी 2 बन जाते हैं तो कैसे हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट हो गए, और क्योंकि उनमें 4 क्रोमेटिड हैं, एक के 2 क्रोमेटिड, दूसरे के 2 क्रोमेटिड, तो मिलके इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड। क्रोमोसोम में जो है यहां पर देखिए सिनेप्सिस हुई, एक्कोम्पनीड बाय कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, 2 क्रोमोसोम के बीच में थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ से देखा जा सकता है। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन स्टेजेस शॉर्ट लिव्ड होती हैं प्रोफेज फर्स्ट की। पैकिटीन जो है, इसमें आपका 4 क्रोमेटिड जो है ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम के जो 4 क्रोमेटिड हैं वो टेट्राड की तरह क्लियरली विजिबल होने लगते हैं, थ्रेड जैसे नहीं, क्लियरली विजिबल होने लगते हैं, और इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखने लगते हैं। यानी रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यानी एक सिस्टर क्रोमेटिड का दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम का जो दूसरा क्रोमोसोम है उससे ओवरलैपिंग हो जाती है वहां पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर होना है। ये वो साइट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी। 2 क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगी। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होम, यानी द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। या इसी पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही वो पॉइंट है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन 2 कह लें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, इसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम की मदद से होता है ये, और इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, नए जेनेटिक मटेरियल बनते हैं, क्योंकि एक का जो मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से दूसरे में आ जाता है और दूसरे का इसमें आ जाता है, यानी दोनों अब रिकॉम्बिनेशन बन गए। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ पैकिटीन एंड लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट साइड। लेकिन ये उस जगह पर जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है उस जगह पर ये अटैच ही रहता है। ठीक है,
डिप्लोटीन जो है रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन। अब जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बने थे वो वहां पर अब वो डिसॉल्व होंगे, क्योंकि अब इनको अलग अलग होना है। जेनेटिक जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल था वो हो चुका है। टेंडेंसी ऑफ बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट, अब टेंडेंसी उनकी अलग अलग, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब अलग अलग होने, कहां पर, जिस जगह पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल था यानी साइट ऑफ क्रॉसओवर, उस जगह से वो अटैच रहेंगे, बाकी जगह से वो अलग अलग हो जाएंगे। तो एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है इस कंडीशन में डिप्लोटीन स्टेज में, जिसे चैस्माटा भी बोला जाता है। इन oocyte, कुछ ऐसे oocyte से होते हैं सम कुछ वर्टिब्रेट्स के, जिनमें डिप्लोटीन स्टेज जो है वो मंथ या ईयर्स तक भी सस्पेंडेड रह सकती है। डायकाइनेसिस जो है किससे टर्म मार्क करोगे आप, टर्मिनलाइजेशन कहाँ होता है, डायकाइनेसिस प्रोसेस में होता है, स्टेज में होता है, जिसमें चैस्माटा जो है वो क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो जाता है और टर्मिनलाइजेशन चैस्माटा से यानी पूरा का पूरा सेपरेट हो जाते हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड होते हैं, न्यूक्लियोलस जो है डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसा कि प्रोफेज स्टेज में होता है। डायकाइनेसिस एक ट्रांसिशन है, मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज प्रोफेज फर्स्ट का एंड है और मेटाफेज की बिगिनिंग है। मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में आ जाए, इसके बाद क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे अपोजिट पोल्स में, जिससे स्पिंडल फाइबर जो है बनेंगी और अटैच होंगी होमोलोगस क्रोमोसोम से, और बायवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट में डबल डबल यानी बायवेलेंट्स अरेंज हो जाए, होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड, होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक नहीं होंगे। एक होमोलोगस क्रोमोसोम यानी एक पेयर है, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, कैसे, ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ दैट माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि क्योंकि दोनों के क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर से वो अटैच है, और जब स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ, पोल्स की तरफ खींचेंगे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू अपोजिट पोल विद द क्रोमेटिड, और ईच पोल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। होमोलोगस में 2 क्रोमोसोम थे, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा जैसा कि होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और डैड 2 सेल्स बन जाएंगी, मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। प्रोफेज सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी, इन दोनों के बीच में एक स्टेज होती है जिसे कि इंटरकाइनेसिस भी बोलते हैं, वो सभी स्टेजेस के बीच में नहीं होती, कहीं कहीं होती है, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस स्टेज आती है। प्रोफेज सेकंड के बाद में इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस क्रोमोसोम फुली एलोंगेटेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, फिर से प्रोफेज में हमेशा होती है, अगेन कॉम्पैक्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल्स, फिर माइक्रोट्यूब्यूल, अब की बार क्या होगा, अब एक एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब एक एक क्रोमोसोम जो है स्पिंडल फाइबर से अटैच है सेंट्रोमेयर से, तो अब वो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट सिस्टर, ये आपका काइनेटोकोर्स या जब बोलें कि आप माइक्रोट्यूब्यूल्स, स्पिंडल फाइबर खींचेंगे और सेंट्रोमेयर ब्रेक होगा और एक एक क्रोमेटिड दोनों तरफ चले जाएंगे। एनाफेज जो है सेकंड स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर हो जाएगा, अलाउइंग मूव टुवर्ड्स द, तो यानी मेटाफेज में ये जैसे कि पहले अटैच होते थे, आपका इक्वेटोरियल प्लेट बनाते थे, वो पूरी सिंगल क्रोमोसोम्स की इक्वेटोरियल प्लेट बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से अटैच हो जाएंगे, सेंट्रोमेयर से कहां से अटैच होंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगे। इसके बाद एनाफेज में स्प्लिटिंग होगी और जो है शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से, और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी एक क्रोमोसोम की। टेलोफेज में 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज हो जाएंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी और टेट्राड ऑफ 4 सेल्स या 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगे। मियोसिस सेकेंड जो है वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये स्पेसिफिक क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, अगर मान लीजिए ह्यूमन सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो हर ह्यूमन में 46 नंबर क्रोमोसोम को कंजर्व रखने की जो फेनोमिना है, जो वो मियोसिस करता है, ये इसकी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है। ये जेनेटिक वेरिएबल, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है तो जेनेटिक वेरिएबल इंक्रीज करता है पॉपुलेशन में, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इट लीड्स टू वेरिएशन, और आगे चल के यही इवोल्यूशन का कारण बनता है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ये मैंने बहुत ही क्विक रिवीजन करा दिया है, आप इसको बार बार देखेंगे और बार बार इसको रिवाइज करेंगे, ताकि ये चैप्टर का, ये इसमें मैंने एनसीईआरटी की कोई भी लाइन, इवन समरी तक को मैंने ध्यान में रखकर बनाया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने स्किप की हो। आप इसमें पूरी तरीके से बिलीव कर सकते हैं, इसे बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। और कोई भी क्वेश्चन आपसे सेल डिवीजन का नहीं छूट पाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।